हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू करेंगे जो पेट के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि बात की जाएगी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 4 वेद हैं, उन 4 वेद में पहला जो वेद है उसी में से लिखा है ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है, और साथ ही साथ फिर लिखा है ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। और उसके 4 ऑप्शन दिया, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, साथ ही साथ उपयुक्त में से कोई नहीं, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। 4 ऑप्शन के साथ साथ एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है ई वाला। लेकिन इन 2 कथनों में से जो 2 कथन है ऋग्वेद में 1028 सूक्त होते हैं, ये दोनों कथन क्या है? सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। अगले सवाल पे आएंगे। दूसरे नंबर पे लिखा है कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से मानी जाती है या जानी जाती है, तो इसके भी 5 ऑप्शन दिए गए हैं। त्रिरत्न, पंच महावत नाम से, पंचशील नाम से या चतुर्याम नाम से। तो इसका जवाब होगा चतुर्याम नाम से पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को क्या किया जाता है? जाना जाता है। यदि बात की जाएगी पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को, तो पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को किस रूप में जाना जाता है? चातुर्याम के नाम से। अगले सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक का संस्थापक कौन था? अशोक श्रीनगर का संस्थापक था, तो इसका जवाब होगा राजतरंगिणी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है? ये 4 ग्रंथ हैं, इन 4 ग्रंथ में कौन उल्लेख करता है कि श्रीनगर का संस्थापक अशोक को माना जाता है? तो इसका जवाब क्या होगा? राजतरंगिणी। अगले सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तुर्कान ए चहलगानी एक विभाग है और इस विभाग का गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। 4 ऑप्शन दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगले पे आएंगे। अगला जो सवाल है 5वें नंबर का, वो ये है कि जो पानीपत का युद्ध है, वो अब पानीपत के बहुत से युद्ध लड़ गए, तो उसमें तीसरे युद्ध के बारे में आपसे सवाल बुना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 ईस्वी में, ये किन पक्षों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। इसमें 4 ऑप्शन दिया था, ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, फिर लिखा था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो इसका जवाब होगा अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत का तीसरी युद्ध 1761 ईस्वी में क्या किया गया था? 1761 ईस्वी में। अगले पे आएंगे। अगला लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया कि स्वराज हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका जवाब होगा लखनऊ अधिवेशन 1916। इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए, लखनऊ अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बनारस अधिवेशन और सूरत अधिवेशन। और 5वां ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916 जो हुआ था, उसी अधिवेशन में बताया गया था कि स्वराज हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार। ये कथन किसके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला सवाल है 7वां नंबर का कि बम का दर्शन किसने लिखा था? बम का दर्शन किसने लिखा था? 4 ऑप्शन दिए गए, भगत सिंह, बीके दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल और भगवती चरण वोहरा। और सबसे अंतिम में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा के द्वारा कहा गया था बम का दर्शन के लेखक हैं। अगले क्वेश्चन पे आप आएंगे, तो अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर का, वो ये है गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने? गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा नेतृत्व में लड़ा गया था, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। उसे अद्वितीय आंदोलन किसने कहा है? तो उसे अद्वितीय आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन करके क्या किया है? संबोधित किया है। यदि बात की जाएगी भारत छोड़ो आंदोलन की। अगले पे आएंगे, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? यदि अगले क्वेश्चन पे आएंगे, तो अगला जो आपका सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके थे लॉर्ड डफरिन। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, और 5वां लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको कहा था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताया था।
अगले सवाल पे आएंगे 10वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया था? इसके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हीं के समय पूर्ण स्वराज का क्या लाया गया था? प्रस्ताव लाया गया था। अगले सवाल पे आएंगे कि भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा किसे माना जाता है? क्योंकि दो रेखाएं होती हैं, एक देशांतर और एक अक्षांश। यदि आप ग्लोब पढ़ेंगे जिसे मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है, उसमें दो रेखाएं हैं, एक है आपका देशांतर, एक है अक्षांश। तो उसी में से जो मध्याह्न देशांतर रेखाएं, जो मध्याह्न रेखाएं हैं, उसका नाम है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, जो भारत की प्रमाणिक रेखाएं हैं। बाकी ऑप्शन है 87 डिग्री 30 मिनट, 85 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री 30 मिनट और फिर आपका है 82 डिग्री 30 मिनट। यही आपका क्या है? उपयुक्त आंसर है इसका। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान, पहला ऑप्शन है हैलीफैक्स, शिकागो, सियाचिन या बखोयास्क और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा बखोयास्क। बखोयास्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है यदि विश्व की बात होगी। अगले सवाल पे आएंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या है? मतलब उत्तर कोरिया को और दक्षिण कोरिया को कौन सी सीमा रेखा विभाजित करती है? तो उसके भी ऑप्शन है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 48 डिग्री अक्षांश और फिर लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा सी नंबर का 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या है? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब आते हैं अगले सवाल पे, 14वां नंबर के। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? सवाल क्या है आपका? माजुली द्वीप से सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या सिंधु नदी। तो इसका जवाब होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में ही माजुली नदी द्वीप क्या है? अवस्थित है। अगले सवाल पे आएंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? राज्य पूछ रहा है, सबसे बड़ा राज्य कि जहां पे तांबा का सबसे अधिक भंडार है। ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, झारखंड और राजस्थान। फिर लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान में तांबे का सबसे बड़ा क्या है? भंडार है। अगले सवाल पे आएंगे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? संविधान सभा जो संविधान का निर्माता माना जाता है, उस संविधान सभा के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसे कहा जाता है संविधान देने का प्रस्ताव। उसका ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो इसका जवाब होगा 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? पारित किया गया था। फिर अगले पे आएंगे, अगला जो आपका है अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो आपका सवाल, अगला सवाल जो है 17वां नंबर का। 17वां नंबर में जो लिखा हुआ है कि राज्य निम्नलिखित में से किसे, कौन सा एक राज्य है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या करता है? वर्णन करता है या उसका उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि बाकी जिसमें से जो 3 ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन क्या है? किसी भी राज्य को ये कहता है कि वो नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या है? सिद्धांत बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों का। क्योंकि डीपीएसपी, यदि बात की जाएगी भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में एक प्रावधान है डीपीएसपी। उस डीपीएसपी का कुछ मुख्य सिद्धांत था, उस मुख्य सिद्धांतों में से इसमें से कोई 3 है, एक ऐसा है जो नहीं है उसका सिद्धांत। पहला लिखा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है, ये था। फिर लिखा है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी था, ठीक है। उसके बाद लिखा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या करना? स्थापना करना, ये भी है। इसमें से जो तीसरा ऑप्शन है वो डीपीएसपी का सिद्धांत नहीं है। और वही आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो इसका जवाब होगा धार्मिक राज्य की स्थापना करना। क्यों? क्योंकि भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम धार्मिक राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। बात की जाएगी 18वें नंबर की। 18वां क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच
वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, वैधानिक मतलब कानूनी रूप से बंटवारा किस अनुसूची में बताया गया है? पहली बात तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और अलग अलग अनुच्छेदों, यदि अलग अलग अनुसूचियों की बात की जाएगी तो अलग अलग अनुसूचियों में अलग अलग प्रावधान है। यदि मूल संविधान की बात की जाएगी तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूची में कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। तो ऑप्शन है 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। फिर लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है 7वीं अनुसूची। तो इसलिए 7वीं अनुसूची तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का क्या बताया गया है? बंटवारा बताया गया है। इसका जवाब होगा 7वीं। 7th शेड्यूल में क्या किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा। अगले सवाल पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में बताया गया, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि प्रधानमंत्री करता है कि गृह मंत्री करते हैं कि राष्ट्रपति की सहमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति की सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं भारत में अगले क्वेश्चन पे, 20वें नंबर पे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यदि पंचायती राज दिवस की बात की जाएगी तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को, क्योंकि 26 जनवरी लिखा है, इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 2 अक्टूबर लिखा है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है डी, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसका जवाब क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21वें नंबर पे। 21वां नंबर लिखा हुआ है आपका कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। बात है आपकी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई में 4 ऑप्शन दिए हैं और 5वां है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला लिखा है माइक्रोन, नैनोमीटर या फर्मीमीटर या मिलीमीटर, और फिर लिखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? फर्मीमीटर को माना जाता है। फिर अगला सवाल है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जैसे आप कार चलाते होंगे, कार में एक साइड मिरर होता है, उस साइड मिरर के माध्यम से ही आप पीछे से आ रही गाड़ियों को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो उसके लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि समतल? देखिए ये लिखा उत्तल दर्पण, ये लिखा अवतल दर्पण, समतल दर्पण या गोली दर्पण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण के माध्यम से ही कार के पीछे आने वाली यातायात को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे 23वां नंबर का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? तो 4 ऑप्शन इसमें भी लिखा है, 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला है कि हड्डियों में लाल फास्फोरस की उपस्थिति। फिर दूसरा लिखा है वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है सफेद फास्फोरस का लाल फास्फोरस में परिवर्तन। और चौथा लिखा है लाल फास्फोरस का सफेद फास्फोरस में परिवर्तन। तो इसका जवाब होगा कि वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, क्योंकि हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण क्या है? वायु के संपर्क में सफेद फास्फोरस का धीमी गति से दहन। अगले सवाल पे आएंगे 24 नंबर का जो सवाल है, प्रश्न है त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है कहां पे? स्तनधारियों में या पक्षियों में या उभयचरों में? तो या मछलियों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? उभयचरों में। उभयचरों में त्रिकोष्ठी हृदय क्या किया जाता है? पाया जाता है। सबसे अंतिम प्रश्न पे जाएंगे तो सबसे अंतिम प्रश्न ये है कि साल का टीका, जो साल का टीका है निम्नलिखित में से किस व्याधि के लिए? व्याधि मतलब होता है बीमारी, किस बीमारी के लिए या किस परेशानी के लिए संबंधित है? किस परेशानी से संबंधित है? तो साल का टीका किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है चेचक, टिटनेस, टीबी या पोलियो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा पोलियो। पोलियो के व्याधि मतलब पोलियो क्या बीमारी है? पोलियो जैसी व्याधि के लिए साल का टीका का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह था 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो आगामी जो पेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।